ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इंटरफेरेंस, दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूं, इंटरफेरेंस क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, द फिनोमेना ऑफ redistribution of energy whenever two or more coherent source superimpose with each other. Let we have two coherent source S1 S2. When we light up these two coherent source, a uniform distribution of energy takes place. Whereas if we have two sources which is coherent with each other, that is they have the same phase difference, constant phase difference and same frequency, same wavelength, then the phenomena of redistribution of energy takes place. This is called interference of light. अब बेटा हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, एनालिसिस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का एनालिसिस करते हैं बेटा, एनालिसिस फॉर इंटरफेरेंस, इसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूं बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे। लेट मान लीजिए वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेस, कहां से मिली, कहीं से भी मिली हो, वैसे तो प्रैक्टिकली दो कोहेरेंट सोर्स नेचर में इंडिपेंडेंटली नहीं होती, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, यंग बताएंगे कहां से आई, एक साइंटिस्ट है बेटा उनका नाम है यंग, यंग ने बताया आपको कि कैसे इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली हम करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं अभी नॉर्मल प्रोसेस की, फिर यंग ने कैसे किया उसकी बात भी करेंगे डिटेल में। नाउ बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी फॉर इंटरफेरेंस। लेट कंसीडर वी हैव two coherent sources having a constant phase difference phi with respect to time, टाइम की रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमारे पास है बेटा, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस टाइम की रेस्पेक्ट में हमारे पास आ गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस टाइम की रेस्पेक्ट में आ गया बेटा फाई, ठीक है, हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड बी, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, ए और बी। तो पहली वेव के लिए इक्वेशन बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव के लिए इक्वेशन बन जाएगी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वाई प्लस फाइव इसलिए कि दोनों की फेज का डिफरेंस हमें कितना लेना है बेटा, दोनों की फेज का डिफरेंस हमें लेना है 5। तो एक का फेज ले लिया ओमेगा टी, एक का फेज ले लिया ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, टाइम के साथ फेज डिफरेंस का कोई चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नई वेव बनेगी बेटा y1 प्लस y2, इंटरफेरेंस होगा, नई वेव बनेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यू वेव दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये हमने कहां सीखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में सीखा था बेटा। y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 इज a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये बेटा हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना, एक बिना मतलब का डेरिवेशन कर रहे हैं। बिना मतलब का डेरिवेशन क्यों, क्योंकि जो रिजल्ट यहां पर आएगा एक्चुअल में वो रिजल्ट आपको पहले से ही पता है, अभी पता नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आप कहेंगे अरे सर ये तो हमें पता था। क्यों, क्योंकि वो हम पहले ही किसी और मेथड से ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है बेटा, सेम रिजल्ट आएगा यहां पर। लेकिन अगर मैं आपको वही वाला रिजल्ट लिखा दूं तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, वहां का रिजल्ट आपने यहां कैसे लिखा दिया।
तो इसका मतलब हमें उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, करके देखना पड़ेगा, हमें एक बार उसे करके देखना पड़ेगा। दो वेव्स के साथ कैसे वेक्टर एडिशंस हो रहे हैं, दो स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसे वेक्टर एडिशन हो रहे हैं, वो हमें यहां पर समझना पड़ेगा। तो चलिए छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट से कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया a sin ओमेगा टी प्लस b cos b sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर बेटा क्या कर लो, a sin ओमेगा टी को तो ऐसे ही रहने दो, और sin a प्लस b से sin ओमेगा टी प्लस फाइव को ओपन कर लेते हैं। तो b sin ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी sin फाइव, sin ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी sin फाइव, sin a प्लस sin b। फॉर्मूला मैंने बेटा यहां पर लगा दिया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, a sin a प्लस sin b का फॉर्मूला हमने यहां पर लगा दिया। और क्या करेंगे बेटा, b की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी cos फाइव प्लस b, नीचे लिख लेते हैं, आएगा नहीं, अरे आएगा कैसे नहीं, b cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, b cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। वैल्यू डाल दी बेटा मैंने यहां पर, कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, a प्लस बी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी, और यहां आ गया बेटा b sin फाइव। इस इक्वेशन को 3 नंबर नहीं 1 नंबर इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिएगा बेटा, 1 नंबर इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे, इस इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे बेटा। और अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो इसका सेकंड फेज है। यहां तक मुझे बताएं बेटा कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको, यहां तक बताएंगे, कहीं प्रॉब्लम होगी तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, आई होप सबको क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके बाद बेटा हम आगे चलेंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट हम यहां पर इसका सीखने वाले हैं। ठीक है वैभव, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, थोड़ा सा डायग्रामेटिक पार्ट है, दिमाग की जरूरत पड़ेगी बेटा, फोकस करिए यहां पर। मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए एक एम्पलीट्यूड था ए, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था बेटा, ए। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, बी। द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव इज बी। दोनों के बीच में फेज कितना है बेटा, दोनों के बीच में फेज कितना है, जरा जल्दी बताओ मुझे रिद्धि, फेज कितना है बेटा ए और बी के बीच में? सर 5। 5 फेज है, वेरी गुड वेरी गुड, 5 फेज है वैभव। तो यहां पर 5 का एक कांस्टेंट फेज है। अब इन दोनों के मिलने से, दोनों वेव के मिलने से एक नई वेव बन गई, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड हमने कितना मान लिया, उसका एम्पलीट्यूड हमने माना आर। नई वेव जो बनी, रिजल्टिंग वेव, इंटरफियरिंग वेव, जो इंटरफेयर्ड वेव है वो, उसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, आर है। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आर होगा। भाई दोनों एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा वही तो आर होगा। ये आ गया रिजल्टेंट आर, कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ए और बी को मिलाकर क्या बनेगा, ए और बी को मिलाकर आर बनेगा। ए और बी को सम करके रिजल्टेंट जो आएगा वो आर आएगा। अब मैं इनको अलग अलग करता हूं, मैं क्या करूंगा बेटा, पहले एक साथ बनाऊंगा, फिर अलग अलग करूंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर आपस में कंपेयर कर दूंगा, और देखो एक बहुत बढ़िया सा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो अलग अलग करते हैं बेटा, पहले इसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंगल फाई हो गया। यहां इसको अलग करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बन गया हमारा आर। रिजल्टेंट और कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया, यहां तो ग्रुप में बना रखा है इकट्ठा करके, यहां हमने क्या कर लिया बेटा, इसे अलग अलग कर लिया। थीटा एंगल पर ये है, कंपोनेंट डिवाइड कर देते हैं बेटा इसके। ए, यहां ए तो है ही, साथ में बी का एक कंपोनेंट आएगा बी कॉस फाइव, और ऊपर आएगा बेटा बी साइन फाइव। बी के कंपोनेंट कर दिए मैंने, बी कॉस फाइव और बी साइन फाइव।
जबकि यहां पर आर के कंपोनेंट इधर आएगा आर कॉस थीटा और ऊपर आएगा बेटा आर साइन थीटा। ऊपर क्या आएगा? आर साइन थीटा। मतलब एक्चुअल में ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम होंगे, दोनों फिगर सेम होंगे। इसका वर्टिकल इसके वर्टिकल के बराबर होगा, इसका हॉरिजेंटल इसके हॉरिजेंटल के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो हम यहां कंपेयर करें अगर इसको, सो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? ए प्लस बी कॉस फाइव। और आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? बी साइन फाइव। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। बड़ी काम की इक्वेशंस है बेटा, बहुत काम की इक्वेशंस है। बताइए फटाफट अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो, उसके बाद हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा बेटा। तो यहां से हमारे पास अब क्या हुआ बेटा? यहां से हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, ए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइव, आर साइन थीटा इक्वल टू बी साइन फाइव। नाउ इस थर्ड इक्वेशन में, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें वैल्यू डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू आ जाएगी बेटा साइन ओमेगा टी, ए प्लस बी कॉस फाइव की जगह लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी आर साइन थीटा। ये हमने वैल्यूज डाल दी बेटा, ए और बी की टर्म की, आर की टर्म में वैल्यूज। y इज इक्वल टू आर कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। फॉर्मूला बन गया बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशन बन गई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां आर क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। y क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, आर की वैल्यू निकालें कि आर एक्चुअल में ए और बी की टर्म में कितना है, हम कहते हैं बाय एडिंग एंड बाय स्क्वायरिंग। पहले स्क्वायर करेंगे, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड कर देते हैं बेटा, तो क्या आएगा? 1 और 2 नहीं, 2 और 3। 2 और 3, ये जो इक्वेशंस बनी है हमारी, 2 और 3 को ऐड और स्क्वायर और ऐड करेंगे बेटा। देखिए क्या आएगा यहां पर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, कॉस फाइव स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां से देखिए बेटा, जब भी हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुरंत हमारी आंखें चमक जाती हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव। यहां से बेटा फिर से 1 आ गई वैल्यू, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया बेटा जो नई वेव बनेगी। और ये फॉर्मूला आपको कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, जरा बताएं मुझे कहां देखा हुआ लग रहा है बेटा ये फॉर्मूला?
बताएं मुझे बेटा, कहां देखा हुआ लग रहा होगा आपको ये फॉर्मूला? कहीं देखा है या फिर पहली बार देख रहे हैं? The resultant of two vectors. हमने 11th में ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से इसे डिराइव किया था बेटा। ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। तो टेक्निकली वेक्टर एडिशन लॉ का ही फॉर्मूला आ गया नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता कि भाई ये वाला लगा लो, तो आपको लगता सर ना तो एम्पलीट्यूड वेक्टर है और ना ही इनके पास डायरेक्शन है, एम्पलीट्यूड तो स्केलर है, तो फिर आप वेक्टर एडिशन क्यों लगा रहे हो? भैया आ जाता है, कभी कभी हो जाती है ऐसी कोइंसिडेंस बातें, तो इसलिए आप इसे लगाएंगे। अब इसका हम बहुत जमकर यूज करेंगे बेटा फॉर्मूले का, और सीखेंगे इंटरफेरेंस की कहानी। रीजन, हमें एम्पलीट्यूड दिखाई नहीं देगा। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एम्पलीट्यूड निकाल तो लिया, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड दिखेगा नहीं। हम वेव के एम्पलीट्यूड को नहीं देख पाएंगे। हम लाइट के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते बेटा, मैं तो नहीं देख सकता, इतनी शार्प विजन तो ह्यूमन बीइंग का नहीं होता। हम क्या देख सकते हैं? हम देखते हैं लाइट की इंटेंसिटी, कितनी ब्राइट लाइट है, कितनी डल लाइट है, हम इंटेंसिटी को देखते हैं। नाउ वी विल कन्वर्ट द इंटेंसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। हम लोग अब इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे एम्पलीट्यूड को और बाकी चीजों को। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा बेटा डेफिनेटली। यहां तक कॉपी करके मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम है तो। वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि सारा डेरिवेशन इजी है बेटा। एम्पलीट्यूड हो गया हमारा। अब हम इसे, हमने यहां एम्पलीट्यूड तो बेटा डराइव कर लिया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया एम्पलीट्यूड हमारे ज्यादा काम का नहीं है अंकित। एम्पलीट्यूड से हम बेटा बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, एंड एम्पलीट्यूड को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो वी नीड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है, पहले मैं आपको बता दूं बेटा। इंटेंसिटी होती क्या है? किसी भी वेव की इंटेंसिटी से मतलब होता है कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्रॉस हो रही है। किसी जगह पर इंटेंसिटी अगर निकालनी है किसी वेव की, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लो मैं अपनी छत पर खड़ा हूं धूप के अंदर, और मुझे देखना है कि हमारी छत पर जो लाइट आ रही है, सन लाइट जो आ रही है, सन एनर्जी जो आ रही है, वो कितनी इंटेंसिटी की है। तो मैं क्या करूंगा बेटा? एक यूनिट एरिया ड्रॉ करूंगा। एक सेकंड में जितनी एनर्जी उस यूनिट एरिया पर गिरेगी, वही एनर्जी क्या होगी? टोटल इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी जो होती है बेटा, इज इक्वल टू होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा, 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जब हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी, नहीं वेव टॉपिक पढ़ा था, वेव एंड ऑसिलेशन। उसमें आप नोट्स खोलकर देखना बेटा, जो प्रिंटेड नोट्स मैंने दिए थे आपको, उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ था इंटेंसिटी का, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला था, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। किसी भी वेव की इंटेंसिटी 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी होता है। एन क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी सेम है, तीनों की सेम होगी। तीनों कौन? दो वेव जो मिल रही है और नई वेव जो बन रही है, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम आती है, कोहेरेंट है ना, इसलिए सेम आएगी। मीडियम तीनों के लिए सेम होगा, तीनों का मीडियम सेम होगा, तीनों की स्पीड भी सेम होगी बेटा। अलग अलग है तो क्या है? एम्पलीट्यूड। तीनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड है। फर्स्ट जो दो वेव्स हैं जो मिल रही हैं वो ए बी, और नई वेव जो बन रही है आर। तो हम यहां कहेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज इक्वल टू के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। के की वैल्यू मैंने बता दी बेटा, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। ये तो चारों वैल्यूज मिलाकर के बना देती हैं हमारी। तो इंटेंसिटी हो गई जी, पहली वेव की इंटेंसिटी
I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। दूसरी वेव की इंटेंसिटी के बी स्क्वायर। तीसरी वेव जो नई बनेगी रिजल्टेंट वेव के आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, I1 अपॉन के। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, I2 अपॉन के। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, I अपॉन के। हमने ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और आर स्क्वायर को इंटेंसिटीज में कन्वर्ट कर लिया बेटा, इंटेंसिटीज में कन्वर्ट कर लिया। एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है। ये वैल्यूज पुट करके यहां डाल देंगे। मान लो ये इक्वेशन बन गई 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 वैल्यू डाल दो बेटा, आर स्क्वायर की जगह I अपॉन के, I1 अपॉन के, I2 अपॉन के, 2I1 I2 अंडर रूट अपॉन के इंटू कॉस 5। के सबके कैंसिल हो जाएंगे और एक बहुत प्यारा सा रिलेशन हमें मिल जाएगा बेटा इंटेंसिटी का, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। दिस इज द रिलेशन फॉर एम्पलीट्यूड, नहीं, दिस इज द रिलेशन फॉर इंटेंसिटी। दिस इज द रिलेशन फॉर एम्पलीट्यूड, दिस इज द रिलेशन फॉर इंटेंसिटी। ये बिफोर इंटरफेरेंस है, ये आफ्टर इंटरफेरेंस है, ये इन दोनों के बीच का फेज है। 5 नंबर इक्वेशन बना लीजिए। अब हम इसी इक्वेशन के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहां तक आप इसको कॉपी करिए और देखते हैं।